तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेरों शेरनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की जो ये क्लास है वो क्लास 12 वालों के लिए जीव विज्ञान का है। ये आज हम सॉल्व करेंगे इस पूरे वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा के बारे में। ठीक है, ये पूरी पेपर हम सॉल्व करेंगे, लगभग ये मान के चलिए 19 नंबर तक हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा सॉल्व कराएंगे, ये 3 घंटे का पेपर होता है तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है जीव विज्ञान का कक्षा 12 के लिए और क्या है तुम्हारा अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए है। ये पेपर है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यही पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा इस तरीके से, इस वाला और पीछे का भी है, लेकिन आज हम केवल यही फ्रंट वाला ही सॉल्व करेंगे जो कि 70 नंबर का होता है। 30 नंबर आपको स्कूल से मिलते हैं और 70 नंबर आपको खुद लेकर के आना होता है। चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय शुरू करेंगे। कहाँ शुरू करेंगे? बहुविकल्पीय से। ध्यान रखिएगा, बहुविकल्पीय की अगर हम बात करें, इसको शुरू करने से पहले मैं आपके लिए 2 लाइनें कहूँगा। किसी ने कहा है कि रसगुल्ला चुराएंगे तुम्हारी शादी में बनकर वेटर प्रिय, कि रसगुल्ला चुराएंगे तुम्हारी शादी में बनकर वेटर प्रिय, और जब वक्त आएगा जयमाला का, और जब वक्त आएगा जयमाला का तो बंद कर देंगे जनरेटर प्रिय, तो बंद कर देंगे जनरेटर प्रिय। तो आइए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज जो है ये बहुविकल्पीय है। ठीक है, बहुविकल्पीय में अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, और एक चीज़ और भी ध्यान सुनिएगा कि ये लिखना कैसे है ये भी आपको मिल जाएगा। आप जाकर के प्लेलिस्ट में खोजेंगे तो इसकी जो है आपको फोटो भी मिलेंगी, उस पर पिक भी आपको मिल जाएंगी। लिखना कैसे मैं इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप यहाँ पर केवल चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, लिखना कैसे ये आपको मिल जाएगा, ऑलरेडी जब ढूंढेंगे तब मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर बहुविकल्पीय की, किसकी बात करें? बहुविकल्पीय की, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो ध्यान दे दीजिएगा, बहुविकल्पीय में अगर हम बात करेंगे का, खा, गा और घा, ये 4 बहुविकल्पीय आएंगे। कितने आएंगे? 4 बहुविकल्पीय आएंगे। सबसे पहला जो बहुविकल्पीय आएगा, ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें? समजात अंग नहीं है, समजात अंग नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन में दिया है इंसान की भुजाएं, आ ऑप्शन है, बा ऑप्शन है कुत्ते के अगले पैर, सा ऑप्शन है व्हेल के, ठीक है, फ्लैपर्स, और दा ऑप्शन है मानव की पूंछ। तो इसमें कह रहा है समजात अंग नहीं है। समजात मतलब समान अंग होना चाहिए। तो समजात अंग कौन सा ही होगा? मतलब कुत्ते के अगले पैर समान होते हैं, इंसान की भुजाएं ये भी समान होते हैं, व्हेल के, ठीक है, फ्लैपर्स ये भी समान होते हैं, लेकिन मानव की जो पूंछ होती है समान नहीं होती। तो कौन सा सही हो जाएगा? दा ऑप्शन सही होगा, जिसको हम कहते हैं मानव की पूंछ, मानव की पूंछ। ये हो गया, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब उसके बाद खा वाला जो है निभाग पाया जाता है, निभाग पाया जाता है। ऑप्शन में है पहला, आ वाला ऑप्शन है परागकण, आ वाला ऑप्शन क्या है? परागकण। उसके बाद बा वाला ऑप्शन है बीजांड में, सा वाला ऑप्शन में है भ्रूणकोश, और दा वाला ऑप्शन में है उपरोक्त, यानी कि उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिए, कह रहा है निभाग पाया जाता। तो निभाग जो होता है ये बीजांड में पाया जाता है, यानी कि इसमें दिया है कौन सा? बा वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा? बा वाला, जिसको बोलते हैं बीजांड में। क्या बोलते हैं? बीजांड में। ये क्लियर हो गया। उसके बाद गा वाले की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें है एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, एंड्रोजन जो होता है स्रावित कहां से होता है? तो लीडिंग कोशिका ऑप्शन में पहला दिया है, बा वाला दिया है सर्टोली कोशिका, और सा वाला दिया है स्पैरोमैट्रिड्स द्वारा, और दा वाला दिया है इनमें से कोई नहीं। तो लीडिंग कोशिका द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लीडिंग कोशिका, यानी कि आ ऑप्शन सही है, जिसको बोलते हैं लीडिंग कोशिका द्वारा। किसके द्वारा? लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा सही माना जाता है? लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, यानी कि आ वाला ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक है मेरे रसगुल्लों, आगे मैं बात कर लेता हूं मेरे शेरों से। इसमें घा वाला दिया है, आर्तो चक्र को
नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स। आर्धो चक्र जिसको बोलते हैं एमसी, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर जिसको बोलते हैं रजोदर्शन रजोधर्म, डेट भी कुछ लोग बोलते दिया में। अगर हम बात करें इसकी, तो आर्धो चक्र में दिया पहले इसको नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन है आर्धो चक्र को, तो एलएच दिया है आ, बा में दिया है एफएसएच, उसके बाद सा में दिया है प्रोजेस्टेरॉन, दा में दिया है एफ यस यच और यल यच व एस्ट्रोजन। तो यही दा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा सही होगा? दा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। यानी कि यफ, यहां पे लिख लीजिएगा दा, यफ यस यच यल यच ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन व एस्ट्रोजन। ठीक है, ये ऑप्शन में आपका सही आंसर माना जाएगा। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं यहां पर, ठीक है, कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न भी हैं। क्या है? अति लघुत्तरीय प्रश्न भी है, तो ध्यान रखिएगा। अगर हम अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लें? अति लघुत्तरीय प्रश्न की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा। इसमें पहला दिया है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, इसमें आप लिखेंगे क्या? प्रश्नों उत्तर नंबर 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रश्नों उत्तर नंबर 2। ठीक है, अगर क्या लिखेंगे आप? प्रश्नों उत्तर नंबर 2। प्रश्नों उत्तर नंबर 2 के अगर हम का की बात करें, किसकी बात करें? का की, तो इस का वाले में देखिएगा, इसमें दिया रोपण एवं प्रसव की परिभाषा दीजिए। रोपण एवं प्रसव की परिभाषा दे दिए, तो आप हेडिंग डालेंगे रोपण। क्या लिखेंगे? रोपण। उसके बाद प्रसव की बात किया है। किसकी बात किया है? प्रसव। तो इसको भी आप हेडिंग डालने देंगे प्रसव। ये सब एक एक नंबर के हैं, तो उतना आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर हम रोपण की बात करें तो ये भ्रूण का गर्भाशय की, जो भ्रूण होते हैं भैया, वो गर्भाशय की दीवार से जुड़ना, गर्भाशय के भ्रूण को गर्भाशय की दीवार से जुड़ना रोपण कहलाता है। यानी क्या लिखेंगे आप? भ्रूण का गर्भाशय की दीवार से, भ्रूण का गर्भाशय की दीवार से जुड़ना, ठीक है, रोपण कहलाता है। रोपण कहलाता है। यह हो गया। प्रसव किसे कहते हैं? गर्भावस्था की अवधि पूरा होने पर, जब गर्भावस्था पूरा हो जाता है, उसके पूरा होने पर जब बच्चे का प्रसव, जब बच्चे को जन्म दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं प्रसव। यानी आप लिखेंगे क्या? गर्भावस्था की अवधि पूरी होने पर, पूरी होने पर, ठीक है, होने के बाद बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया, जन्म देने की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। प्रसव कहते हैं। ये क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर दूसरे का खा, ठीक है, जिसको बोलते हैं बिग बैंग परिकल्पना, क्या है? जिसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। ये भी एक नंबर का है। तो खा वाले में आप हेडिंग क्या लिखेंगे? खा। इसमें जो दिया उसी के अनुसार चलेंगे। खा के उत्तर की अगर हम बात करें तो आप हेडिंग लगाएंगे बिग बैंग परिकल्पना या बिग बैंग थ्योरी, परिकल्पना। ध्यान रखिएगा, ये जो बिग बैंग थ्योरी जो परिकल्पना है, ये पृथ्वी की उत्पत्ति से तात्पर्य रखता है। ये पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी तो उसकी बात को बताता है, बिग बैंग थ्योरी। अगर हम बात करें बिग बैंग थ्योरी की, तो यहां पर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि ये जो परिकल्पना है यह बताती है, तो आप लिखेंगे यहां पर यह परिकल्पना बताती है कि लगभग 13.8 अरब
साल पहले हमारा ब्रह्मांड एक अत्यंत गर्म घने और छोटे बिंदु से उत्पन्न हुआ था। इस बिंदु में एक महा विस्फोट हुआ, जिसके कारण ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और आज भी यह लगातार फैल रहा है। यह सिद्धांत इस बात की व्याख्या करता है, तो इधर मैं लिख दे रहा हूं, यह सिद्धांत इस बात की व्याख्या करता है कि ब्रह्मांड कब और कैसे बना। व्याख्या करता है कि ब्रह्मांड कब और कैसे बना। ठीक है। अच्छा, ये दिए किसने था? तो इस सिद्धांत को 1927 में, ठीक है, लेमेत्रे ने दिया था। किसने? इसको कैसे, फादर जॉर्ज, ठीक है, लेमेत्रे ने दिया था। ठीक, इतना आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन कह रहा है इसमें, वो क्या है? अगला कह रहा है किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए। यह है गा वाला। क्या है? किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए। तो आभासी फल की बात किया है। किसकी बात किया है? आभासी फल की। तो आप लिखेंगे ठीक है, गा वाले को तो हेडिंग लगाएंगे आभासी फल। क्या लिखेंगे? आभासी फल। हेडिंग में आप लिखेंगे आभासी फल, यानी कि फॉल्स फ्रूट। ठीक है, ये कौन सा होगा? तो गा वाला होगा। अगर हम गा के उत्तर की बात करें, जिसको बोलते हैं आभासी फल, ठीक है, अगर हम आभासी फल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? आभासी फल की। तो ध्यान रखिएगा, आभासी फल वे फल होते हैं, ठीक है, जिनके निर्माण में, तो आप लिखेंगे पहले आभासी फल वे फल होते हैं जिनके निर्माण में अंडाशय के अलावा जिनके निर्माण में अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग, पुष्प के
अन्य भाग, ठीक है, पुष्प के अन्य भाग, जैसे जैसे पुष्पासन, जैसे पुष्पासन, बाह्यदल, पुष्पासन, बाह्यदल आदि भी आते हैं, आदि भी आते हैं। तो इसमें जो पूछा है उसकी बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे तुम्हारा हो गया सेब, ये पहला हो गया एग्जाम्पल में। दूसरा हो जाएगा स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, और तीसरा तुम्हारा हो गया नाशपाती। क्या हो जाएगा? नाशपाती। ये रहा एग्जाम्पल में। उसके बाद है, इसमें कहा है दूसरे का घा वाला स्विस, यानी कि स्विस जो होते हैं, स्विस चीज पनीर में बड़े छिद्रों का कारण बताइए। स्विस में बड़े छिद्रों का कारण हम बता देते हैं। तो इसका कारण ज़्यादा बड़ा नहीं, इसमें कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो घा का उत्तर की अगर हम बात करें तो स्विस की बात किया है। स्विस चीज़ में जो है जो बड़े छिद्र होते हैं, क्यों होते हैं, रीजन ये पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, स्विस चीज पनीर में बड़े छिद्र का कारण, तो आप लिखेंगे स्विस चीज है, चीज पनीर में बड़े छिद्रों का कारण, बड़े छिद्रों का कारण, ठीक है, प्रोपियो, प्रोपियो कौन होगा? प्रोपियोनी, प्रोपियोनी, ठीक है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमानी, क्या लिखा जाएगा? शेरमानी नामक, ठीक है, बैक्टीरिया द्वारा, शेरमानी नामक बैक्टीरिया द्वारा, ठीक है, उत्पन्न होता है। ठीक है, ये रहा। उसके बाद इसमें अंगावाला पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक पर टिप्पणी लिखी है। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक, अगर हम बात करें यहां पर तो इसके 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 3 घटक। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक, ये हेडिंग लगाएंगे। ठीक है, आप लिखेंगे इसमें अंगावाला है पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक। अब हमने आपको बताया कि इसके जो है 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। सबसे पहले आ जाएगा तुम्हारा क्या चीज? उत्पादक। क्या आ जाएगा? उत्पादक। यहां पे देखिए, मैं तीनों घटक के यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, डायरेक्टली। सबसे पहला जो आएगा वो होगा उत्पादक, पहला घटक। दूसरा जो घटक आएगा उसे बोलेंगे उपभोक्ता, ठीक है, या फिर उपभोक्ता। और तीसरा जो घटक आएगा उसे बोलेंगे अपघटक। ये हेडिंग बाय हेडिंग आप सब लिखेंगे। चलिए आइए लिखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर अपघटक की, तो अपघटक क्या चीज होता है? अगर मैं इसकी बात करूं तो अपघटक जो होते हैं वे सभी जीव हैं, वे सभी जीव हैं जो प्रकाश, वे सभी जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण या रसायन
संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पौधे और शैवाल। जैसे कि पौधे और शैवाल। आगे मैं बात कर लेता हूं यहां पर उपभोक्ता की। अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, ये परपोषी, ये कैसे होते हैं? परपोषी जीव हैं जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी में वर्गीकृत किया गया है। ये हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी? अपघटक की। तो अपघटक की अगर हम बात करें, ये वे जीव हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों से, जो मृत कार्बनिक पदार्थों और अपशिष्ट उत्पादकों को विघटित करते हैं, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में वापस मिल जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से जीवाणु और कवक शामिल हैं। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर ये आपका दूसरा था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहां पर किस चीज की? ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे की। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका कह रहा है, तो तीसरे का क्या है इसमें? जनन स्वास्थ्याय क्या है? तो जनन स्वास्थ्याय क्या है इसको आप लिख लीजिए। आप हेडिंग लगाएंगे जनन स्वास्थ्याय। उसके अंतर्गत जनन स्वास्थ्याय ब्लैक स्केच से लिखेंगे, उसके अंतर्गत ब्लैक पेन से यूज करेंगे। WHO के अनुसार क्या लिखेंगे? WHO के अनुसार लिखेंगे कि जनन स्वास्थ्याय का तात्पर्य, जनन स्वास्थ्याय का तात्पर्य प्रजनन प्रणाली और उसके कार्यों व प्रक्रिया, उसके कार्यों व प्रक्रिया से संबंधित सभी मामलों में पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति से है, ना कि केवल रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति से है। इतना हो गया। उसके बाद इसका उद्देश्य सुरक्षित गर्भधारण, ठीक है, स्वास्थ्य प्रसव और संतुलित जनन स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। यहां तक हो गया। अगर अथवा करके एक और लिखना चाहते हो, छोटा सा बता देता हूं कि जनन स्वास्थ्य का अर्थ है प्रजनन तंत्र का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, प्रजनन तंत्र का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना, ना कि रोग या कमजोरी से मुक्त होना। ठीक है, इतना आप लिख सकते हो। उसके बाद इसमें क्या कहा है? मनुष्य में वंशागत
ऐसे दो लक्षण लिखिए जिनके जीन लिंग गुणसूत्र पर निर्भर ना हो। तो आप इसको लिखिएगा कि ऐसे दो लक्षण, ये तुम्हारा होगा खा वाला, ऐसे दो लक्षण जिनके जीन्स लिंग गुणसूत्र पर स्थित नहीं होते हैं। ठीक है, लिंग गुणसूत्र पर निर्भर नहीं होते, वो कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा तुम्हारा आंखों का रंग, दूसरा हो जाएगा बालों का रंग, ये हो गया। उसके बाद हेडिंग लगाएंगे आप मनुष्य में, ठीक है, वंशागत लक्षण दो प्रकार के होते हैं। मनुष्य में वंशागत लक्षण दो प्रकार के होते हैं। पहला होगा तुम्हारा, हेडिंग लगाएंगे आलिंगिक सहलग्न लक्षण। आलिंगिक सहलग्न लक्षण, उसमें लिखेंगे ऐसे लक्षण जिनके जीन्स लिंग गुणसूत्रों, ऐसे लक्षण जिनके जीन्स लिंग गुणसूत्रों X और Y पर स्थित नहीं होती है, बल्कि ऑटोसोम पर स्थित होते हैं। आंखों का रंग और, ठीक है, बालों का रंग इसी प्रकार के लक्षण हैं। ठीक है, दूसरा आप हेडिंग लगाएंगे लिंग सहलग्न लक्षण। क्या हेडिंग लगाएंगे? लिंग सहलग्न लक्षण। इसमें लिखेंगे ऐसे लक्षण जिनके जीन्स लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, जैसे हीमोफीलिया और वर्णांधता। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद है इसमें तीसरे वाले में गा वाला, वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसने दिया? तो इस देखिए भाई दो दो नंबर के सब हैं, तो आपको लिखना भी थोड़ा बहुत पड़ेगा। तो आप हेडिंग लगाएंगे वंशागति का क्रोमोसोमवाद। उसमें लिखेंगे क्रोमोसोमवाद में कि क्रोमोसोमवाद को वाल्टर सटन और थियोडोर, ठीक है, बोबेरी, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर वाल्टर सटन और थियोडोर बोबेरी, ठीक है, ने प्रस्तुत किया था। उसके बाद लिखेंगे यह सिद्धांत बताता है कि गुणसूत्र आनुवांशिक जननकारी के वाहक होते हैं और मंडल कारक जीन इन पर स्थित होता है। सटन बोबेरी ने 1902 में स्वतंत्र रूप से इस सिद्धांत को विकार किया था, यानी कि इस सिद्धांत को दिया था। उसके बाद है घा वाला, इसमें की स्टोन प्रजाति, ठीक है, प्रजाति क्या है? की स्टोन प्रजाति क्या है? अगर हम की स्टोन प्रजाति की बात करते हैं, किसकी बात करें? की स्टोन प्रजाति की अगर हम बात कर लें तो इसमें ध्यान दीजिएगा की स्टोन प्रजाति की, तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे की स्टोन, ठीक है, की स्टोन प्रजाति। अब लिखिएगा उसमें की स्टोन प्रजाति की उपस्थिति और भूमिका किसी पारिस्थितिक तंत्र में अन्य जीवों पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। इन प्रजातियों को इसलिए की स्टोन नाम दिया गया है। इन प्रजातियों को इसलिए की स्टोन नाम दिया गया है क्योंकि यह एक वास्तुशिल्प शब्द है, जिसका उपयोग मेहराब के शीर्ष पर स्थित एक पाश्चर के आकार के पत्थर के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग एक पाश्चर के आकार के पत्थर का उपयोग किया जाता है। ये हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, ठीक है, के लिए किया जाता है। यदि इस पत्थर को हटा दिया जाए तो पूरा मेहराब गिर जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरह जैसे कि स्टोन प्रजाति के हटाने पर पूरा पारिस्थितिक तंत्र क्या होती है? प्रभावित हो सकती है। ये हो गया। उसके बाद क्या होगा तुम्हारा? मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? तो मैंने आपको बताया था भैया पहले ही, मनुष्य में जो निषेचन होता है ये मैंने आपको पहले ही
कई बार वीडियो में भी बताया हूँ और कई बार हर एक चैप्टर को पढ़ाते वक्त भी आपको बताया हूँ। ठीक है, मनुष्य में जो जनन होता है वो कहाँ होता है, तो ध्यान रखिएगा। मैंने आपको कई बार कई चीज़ें बताया है, तो ध्यान से देख लीजिए। मैं फिगर बना देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। जैसे ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये है, ये रहा। ठीक, तो ये होता है भैया फाइलोपियन ट्यूब, जिसको बोलते हैं डिंब वाहिनी या फिर फाइलोपियन ट्यूब, या फिर इसी को बोलते हैं अंड वाहिनी। अंड वाहिनी या डिंब वाहिनी, या इसी को बोलते हैं फाइलोपियन ट्यूब। ठीक है, यहीं पर निषेचन की प्रक्रिया होती है जब अंडाणु आता है, और यहीं पर क्या होता है, जब शुक्राणु आता है, तब यह निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो इसमें लिखेंगे मानव में निषेचन, ये हेडिंग लगाएंगे, और उसमें लिखेंगे कि मनुष्य में निषेचन फाइलोपियन ट्यूब में होता है। उसके बाद लिखेंगे कि निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें एक शुक्राणु कोशिका, जो मैंने बताया, एक शुक्राणु कोशिका एक अंडाणु को निषेचित करती है, जिसके कारण एक युग्मक बनता है। क्या बनाते हैं? जिसके कारण एक युग्मनज बनता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर अंडवाहिनी में होती है। यह प्रक्रिया आमतौर पर कहां होती है? अंडवाहिनी में होती है, जो अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। जो अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है, गर्भाशय होता है, ये क्या होता है? अंडवाहिनी होती है, ये अंडाशय होता है, इसको जोड़ के रखता है। ठीक है, तो आज की जो है वीडियो केवल क्वेश्चन नंबर 3 तक, फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को और 5 को और 6 को लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। और यदि आपके अर्धवार्षिक पेपर में कोई भी क्वेश्चन इसमें से फंसता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।